नवदृष्टि आईएएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग संवैधानिक विकास के क्रम में आज देखते हैं भारत में जो 1858 का अधिनियम आया था उसके संदर्भ में। तो 1857 के महाविद्रोह के पश्चात ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें भारत में हिल गई और साथ ही साथ इंग्लैंड में ये मांग उठने लगी कि ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन में कोई बहुत बड़ी गंभीर खामी ना होती तो इतना बड़ा विद्रोह नहीं होता। तो ये आरोप लगने लगा ईस्ट इंडिया कंपनी पर कि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत का शासन करने में सक्षम नहीं है और क्राउन पर दबाव पड़ा कि वो अपने हाथ में शासन सत्ता संभाले। तो इस वजह से 1858 में देखेंगे आप कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक बिल लाया जाता है। पहला बिल लाया गया जो भारत में अच्छे शासन के लिए, तो उस बिल का आधार रखा था सबसे पहले उस समय के जो प्रधानमंत्री थे। और उसके पश्चात आप देखें तो इसका नाम पड़ता है एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के संदर्भ में अगर हम बात करें तो ये बिल 2 बार लाना पड़ा था। पहला बिल आया लॉर्ड पॉमस्टन की सरकार द्वारा, जो प्रधानमंत्री थे उस समय 1858 के समय, लेकिन लॉर्ड पॉमस्टन की सरकार गिर जाती है इसी बीच में बिल पास होने से पहले। तो दोबारा इस बिल को रखना पड़ता है और ये बिल रखा गया लॉर्ड डर्बी की गवर्नमेंट द्वारा और वो पास हुआ फिर और बना एक्ट फॉर बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये एक्ट जो आया वो वस्तुतः 1857 के महाविद्रोह का परिणाम था, जिसमें भारत के तमाम क्षेत्रों में एक महाविद्रोह उठ खड़ा हुआ था ब्रिटिश शासन के, कंपनी शासन के खिलाफ। तो इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान क्या थे हम देखते हैं। पहला प्रावधान था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत कर दिया गया और इसकी जगह पर अब क्राउन ने भारत का शासन अपने हाथों में ले लिया। जैसा कि आप जानते हैं ब्रिटेन में क्राउन जो है वो नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव है। क्राउन या राजमुकुट जिसे बोलते हैं, नाम मात्र का एग्जीक्यूटिव है। वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां जो होती है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई प्राइम मिनिस्टर, उनके हाथों में। तो इस तरीके से क्राउन के हाथ में सत्ता जाने का मतलब किसके हाथ में सत्ता चला गया? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाई पीएम। दूसरा महत्वपूर्ण ये इसमें जो प्रावधान किया गया, भारत में शासन क्राउन की ओर से भारत राज्य सचिव को करना था। इंग्लैंड की कैबिनेट का, जो इंग्लैंड की कैबिनेट थी उसका एक सीनियर मोस्ट व्यक्ति बना दिया गया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत संबंधी मामलों का मंत्री, भारत मंत्री भी इसे कहते थे। और इन्हें भारत संबंधी सारे मामलों का इंचार्ज बनाया गया। क्योंकि भारत बहुत बड़ा था उस समय, आधुनिक पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत के साथ साथ म्यांमार और अदन के क्षेत्र भी शामिल थे। तो इतने बड़े इलाके पर कंपनी का राज्य था। तो इस शासन में एड और एडवाइस देने के लिए भारत राज्य सचिव को उसकी 15 सदस्यीय परिषद बना दी गई। तो गवर्नर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया और उसकी 15 सदस्यीय परिषद को भारत संबंधी सारे मामले संचालित करने थे, देखने थे। गवर्नर जनरल इन काउंसिल कहा जाता है इसे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट इन काउंसिल कहा जाता है अपने 15 सदस्यीय उसके साथ में, टीम के साथ। और इस परिषद को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो कंपनी का इंटरनल मैनेजर था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और दूसरा बोर्ड ऑफ कंट्रोल जिसकी आधारशिला फिट्स इंडिया एक्ट से रखी गई थी, इन दोनों की शक्तियां लेकर के भारत राज्य सचिव और उसकी परिषद को दे दिया गया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो भारत के शासन संबंधी जो मामले थे वो मूलतः भारत राज्य सचिव और उसके परिषद के हाथों में था। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात ये भी थी कि भारत राज्य सचिव को, यानी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को, अपनी परिषद की सलाह के बिना कुछ सीक्रेट डायरेक्टिव्स देने के अधिकार थे जो भारत शासन को दिया जाता था। मतलब भारत राज्य सचिव इंग्लैंड की सरकार के सलाह मशवरे के बाद भारत में जो गवर्नर जनरल है, उसकी सरकार है, उसको उस सीक्रेट डायरेक्टिव्स मतलब गोपनीय आदेश निर्देश दे सकता था। अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन ये हुआ, क्राउन का प्रतिनिधि होने के नाते अब गवर्नर जनरल वायसराय भी कहलाने लगा। वायसराय का मीनिंग होता है क्राउन रिप्रेजेंटेटिव, यानी राजमुकुट का प्रतिनिधि। तो गवर्नर जनरल वह तब कहलाता था जब भारतीय मामलों के शासन प्रशासन संबंधी मामले देख रहा होता।
यानी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जब देख रहा होता था वो तो गवर्नर जनरल, और वही जब क्राउन की ओर से कोई जिम्मेदारी निभा रहा होता था तब वो वायसराय कहलाता था। आप एक एग्जाम्पल से इसे समझ सकते हैं अच्छे तरीके से। जिलाधिकारी दो भूमिकाएं निभाता मुख्य रूप से, अगर हम कहें बहुत सारी भूमिकाएं लेकिन दो मुख्य भूमिकाएं निभाता है इसे, जो सबसे बड़ी होती है। पहली भूमिका होती है उसकी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करनी, तो जहां लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करता जिलाधिकारी उसमें वो कहलाता डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, लॉ को इन्फोर्स करवाना। ठीक है, ये काम जिलाधिकारी का अंतिम उत्तरदायित्व होता है एक जिले में। तो जिले का लॉ एंड ऑर्डर का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है। और वही व्यक्ति जब कृषि संबंधी काम देख रहा होता है, जैसे कृषि का विकास, कृषि मान लीजिए सूखा वगैरह की स्थिति है तो लोगों को राहत देना, वितरण करवाना तमाम तकाबी वगैरह का, ये सब जब काम देख रहा होता है तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कहलाता है। साथ ही लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करवाने का काम डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के रूप में कहलाता है। तो एक ही व्यक्ति है, दो भूमिकाएं हैं उसकी। जैसे एक तो गवर्नर जनरल की भूमिका जब वो भारत के सामान्य प्रशासन देख रहा होता है, और दूसरा भूमिका में वायसराय यानी राजमुकुट के प्रतिनिधि के रूप में वो देशी रियासतों के साथ संबंध, जो प्रिंसली स्टेट थे हमारे देश में, और पड़ोसी देशों के साथ संबंध के बारे में जब वो ब्रिटिश क्राउन के प्रतिनिधि के रूप में काम करता था तो उस समय वायसराय कहलाता था। और इस रूप में अगर हम देखें तो लॉर्ड कैनिंग ये कंपनी के अधीन नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे और भारत के प्रथम वायसराय थे। 56 से 62 तक ये रहे। तो 56 से 58 तक ये क्या रहे? गवर्नर जनरल कंपनी द्वारा अपॉइंटेड, और उसके बाद अब ये वायसराय ही कहलाने लगे। तो लॉर्ड कैनिंग पहले वायसराय भारत के बनते हैं। अब अगला महत्वपूर्ण प्रावधान देखते हैं, संसावित जानपद सेवा यानी कॉन्वेंटेड सिविल सर्विस, जो बाद में आईसीएस बनती है, जिसमें गजेटेड पदाधिकारी नियुक्त होते थे, सिलेक्ट होते थे। उनके लिए, उनकी नियुक्तियों के लिए खुली प्रतियोगिता यानी ओपन कॉम्पिटिटिव एग्जाम शुरू किया गया इस अधिनियम के व्यवस्था के अंतर्गत। अगला महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, भारत राज्य सचिव एक निगम निकाय घोषित किया गया, कारपोरेट बॉडी। कारपोरेट बॉडी उसे कहते हैं जिसके खिलाफ केस लाया जा सकता है, केस यानी वाद, यानी जुडिशरी में उसके खिलाफ केस लाया जा सकता है, और वो भी किसी व्यक्ति या किसी निगम पर केस कर सकता है। तो एक कारपोरेट बॉडी के रूप में था। भारत और इंग्लैंड दोनों में भारत राज्य सचिव के खिलाफ केस लाया जा सकता था, वो भी किसी के खिलाफ केस ला सकता था कोर्ट में। तो इस नाते से कारपोरेट बॉडी कहा गया। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान है, भारत राज्य सचिव ब्रिटिश कैबिनेट का एक सदस्य था और सीनियर मेंबर होता था ब्रिटिश कैबिनेट का, और लंदन स्थित के कार्यालय को इंडिया ऑफिस के नाम से जाना जाता था। ये मान करिए इंडिया ऑफिस से ही भारत को संचालित किया जाता था, भारत के तमाम अफेयर्स को कंडक्ट किया जाता था। ठीक है, तो एक तरीके से एक गवर्नमेंट इंडिया में है और दूसरा गवर्नमेंट होम गवर्नमेंट है। होम गवर्नमेंट का ऑफिस क्या कहलाता था? इंडिया ऑफिस। और एक चीज और ध्यान रखना है, एक संस्था इसी से मिलते जुलते नाम की और है, इंडिया हाउस। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंडिया हाउस संस्था की स्थापना किया था एक नोटेड रिवोल्यूशनरी थे, फ्रीडम फाइटर थे, नाम था इनका श्यामजी कृष्ण वर्मा। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने वहां एक क्रांतिकारी संस्था बनाई थी, गुप्त क्रांतिकारी संस्था, जिसका नाम उन्होंने रखा था इंडिया हाउस। तो इंडिया हाउस से श्यामजी कृष्ण वर्मा क्रांतिकारी गतिविधियां संचालित करते थे। इनको हिस्ट्री में आप पढ़ेंगे तो आप इंडिया हाउस और इंडिया ऑफिस का डिफरेंस समझिए यहाँ पर। अगला महत्वपूर्ण प्रावधान था, प्रथम भारत राज्य सचिव जो बने वो लॉर्ड स्टैनली बनते हैं। इनका कार्यकाल 2 अगस्त 1858 से 11 जून 1859 तक रहा। तो इस तरीके से अगर देखें तो 1858 का अधिनियम एक लैंडमार्क डेवलपमेंट को सूचित कर रहा है। यानी अगर आप देखें तो भारत में 1757 से लेकर के और 1858 तक एक ज्वाइंट स्टॉक ट्रेडिंग कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी ने रूल किया। पूरी दुनिया में ऐसा कहीं नहीं हुआ कि एक महादेश पर एक ट्रेडिंग कंपनी राज्य कर ली। आप जानते हैं कि 1857 की क्रांति हुई, उसमें कंपनी के शासन की कमियां उजागर हुई और ब्रिटिश क्राउन ने तब से ऊपर कर लिया। इस तरीके से 1858 में ब्रिटिश कंपनी का राज्य का अंत होता है और ब्रिटिश राज्य यानी क्राउन का राज्य डायरेक्टली शुरू होता है।
अब यही और एक चीज मार्क करने की है, अगर हम देखें तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल पूरी तरीके से स्टेब्लिश हो गया, जिसकी शुरुआत कहां से हुई थी? रेगुलेटिंग एक्ट से नाम मात्र के रूप में हुई थी, फिर इंडिया एक्ट में इसे बढ़ाया गया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल के रूप में, और आप देखेंगे 1833 के चार्टर एक्ट में इसको और स्ट्रेंथन किया गया था पार्लियामेंट्री कंट्रोल को, और फाइनली आप देखेंगे कि 1858 के एक्ट के द्वारा अब पूरा पावर ही चला जाता है ब्रिटिश सरकार के पास चला जाता है ये पूरा पावर। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है यूपीएससी में, हालांकि मेंस में पूछा क्वेश्चन कि 1858 में एक तरफ तो पूर्ण रूप से संसदीय नियंत्रण भारत पर स्थापित हुआ, पूर्ण रूप से संसदीय नियंत्रण स्थापित होने का मतलब जो भारत राज्य सचिव है ये ब्रिटिश कैबिनेट का मुखिया है, और यही भारत मंत्री और भारत संबंधी तमाम मामलों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ जब कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का सिद्धांत है तो जो भारत राज्य सचिव है ये पूरी तरीके से ब्रिटिश पार्लियामेंट के लोअर हाउस यानी हाउस ऑफ कॉमन्स के प्रति पूरी तरीके से जिम्मेदार है। जैसे कलेक्टिवली हमारी जो सरकार होती है, यानी अगर भारत में देख रहे हैं हम तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम जो है वो पूरी तरीके से किसके प्रति उत्तरदायी है? तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन हमें दूसरा पहलू जो इसका देखना वो ये देखना है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, वो संसद में अपने बहुमत के दम पर सत्ता में होता है, और जिसका सत्ता में बहुमत होता है वो मनचाहे विधान पास भी करवा सकता है इन जनरल, और उसके ऊपर बहुत ज्यादा विपक्ष का नियंत्रण नहीं होता। जबकि जब तक कंपनी का राज था सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर कंपनी को क्रिटिसाइज करते थे, कंपनी पर अंकुश लगाते थे। लेकिन जब ये क्राउन के हाथ में आ गया, यानी इनडायरेक्ट क्राउन तो नाम मात्र की सत्ता, वास्तविक सत्ता तो प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिपरिषद के हाथ में है, तो उसके साथ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट खड़े हो जाते हैं। तो इसी नाते कहा गया, क्वेश्चन पूछा गया था कि एक तरफ तो संसद ने पूरा पा लिया नियंत्रण और दूसरी तरफ खो भी दिया। तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल का मतलब है सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को लेकर। अब यहाँ सिर्फ सत्ता पक्ष के हाथ में पूरी शक्ति आ गई और विपक्ष चूंकि बहुमत में नहीं है, इस नाते यह बहुत प्रभावी भूमिका पार्लियामेंट नहीं निभा पा रही। इस संदर्भ में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब यहाँ कुछ बातें और ध्यान देने की, ये अधिनियम पारित हुआ है 2 अगस्त 1858 को, लेकिन लागू हुआ है ये 1 नवंबर 1858। वस्तुतः देखा जाए कि इसको लागू करने के समय एक महारानी की घोषणा पत्र आता है, क्वींस प्रोक्लेमेशन। महारानी विक्टोरिया उस समय हुआ करती थी, साम्राज्ञी ब्रिटेन की, और उनका एक घोषणा पत्र आया था जिसको भारत में पढ़ा गया था। और ये घोषणा पत्र महारानी विक्टोरिया का था मिंटो पार्क इलाहाबाद का, प्रयागराज का मिंटो पार्क, जो इलाहाबाद से जुड़े हैं या वहां गए उन्होंने देखा होगा कि अकबर का जो फोर्ट उसके पास में मिंटो पार्क है, वहां पर एक स्मारक भी इसके उसमें बना हुआ है मेमोरियल के रूप में। तो मिंटो पार्क में महारानी का घोषणा पत्र पढ़ा गया, जहां एक ग्रैंड असेंबली बुलाई गई थी। वो भारत के तमाम राजे महाराजे जिन्होंने योगदान दिया था 1857 की क्रांति को दबाने में, जो ब्रिटिश शासन के प्रति वफादार रहे, उनको इसमें पुरस्कृत भी किया गया। और इस महासभा में जो कहा जाए, एक जो ग्रैंड असेंबली इसमें बुलाई गई थी, उसमें लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ करके सुनाया, ताकि सब लोग जान लें कि भारत में अब जो यहाँ का नाम मात्र का शासन था, मुगल शासन, उसका अंत हुआ। कंप्लीट सॉवरेंटी कहाँ चली गई? ब्रिटिश क्राउन में चली गई। इन तमाम बातों की घोषणा तो हुई ही, लेकिन इसमें जो ग्रैंड दरबार हेल्ड हुआ था लॉर्ड कैनिंग की अध्यक्षता में, इसमें भारतीयों को भी पहली बार कुछ मिला। जैसे भारतीय राजाओं और रियासतों के लिए कुछ अधिकार हैं, उनको डिग्निटी के साथ जीवन जीने का और अपना राज्य करने का अधिकार है। साथ ही इस जनता को अपने विकास के लिए और अपने धन समृद्धि का भी अधिकार, नेचुरल राइट बनता है। ये पहली बार महारानी की घोषणा पत्र में स्वीकार किया गया, यानी पहला लीगल डॉक्यूमेंट है कॉलोनियल रूल का, ब्रिटिश शासन का, जिसमें भारतीयों के अस्तित्व को स्वीकार किया गया। और ये भी कहा गया कि हम आपके मामले में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, नए क्षेत्रों पर हम इंक्रोचमेंट नहीं करेंगे। यानी जो राजा हैं उनको यथास्थिति में रखा जाएगा, कोई उनके राज्य पर इंक्रोचमेंट या अतिक्रमण नहीं होगा, डिग्निटी के साथ जीवन जीने का अधिकार उनको मिलेगा।
भारतीयों के सामाजिक मामलों में भी हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। ये तमाम बातें इस घोषणा पत्र में कही गई थी। इसी नाते इसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियंस, भारतीयों का महाधिकार पत्र। मैग्ना कार्टा मतलब मैग्नस चार्टर, महान अधिकार पत्र। तो महारानी की घोषणा जो 1 नवंबर 1858 को पढ़ी गई थी, किसके द्वारा? मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग द्वारा, उसको कहा जाता है मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियंस। कभी आपको जाने का मौका मिले मिंटो पार्क इलाहाबाद, तो आप वहां पाएंगे स्मारक के साथ एक स्टोन लगा हुआ है, उस पर ये डिटेल लिखा हुआ है, वहां एक टर्म भी उल्लिखित है, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियंस। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण आर्टिकल रहा। अब आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमारे उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।